नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी रीता कुमारी जी की लिखी हुई कहानी है। शीर्षक है पहली बार। दिव्या को मुजफ्फरपुर से दिल्ली आए लगभग महीना भर होने जा रहा था। फिर भी वह इस नए शहर और अजनबी परिवेश में अपने को पूरी तरह व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी। दिन में भी अपरिचित चेहरे और अजनबी गलियां उसे सहमा देती। वहां आकर अनुराग के काम इतने बढ़ गए थे कि अक्सर छुट्टियों में भी व्यस्त रहता, इसलिए अकेले ही इस नए परिवेश में अपनी जड़ें जमाने की वह पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन दोपहर में अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक जनरल स्टोर से अपनी ज़रूरत का कुछ सामान खरीदकर जैसे ही वह बाहर निकली, एक जानी पहचानी तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। दिव्या, ओ दिव्या, रुक जाओ। पलटते ही उसकी नज़र जिस पर पड़ी, उसे देखते ही वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने उसके कॉलेज के ज़माने की उसकी दोस्त नैना खड़ी थी। करीब 10 वर्षों बाद इस अपरिचित शहर में अचानक वह उसे इस तरह मिल जाएगी, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन 10 वर्षों में नैना में कुछ ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं हुआ था। आधुनिक ढंग की ब्लू जीन्स और गुलाबी टॉप में उसका रूप पहले से कुछ ज़्यादा ही निखर आया था। पहले की तरह ही नैना खुशी से चहकती, आत्मविश्वास से भरी आकर उसके गले से लिपट गई। लेकिन दिव्या चाहकर भी उसी गर्मजोशी से उससे मिल नहीं पाई। 10 वर्ष पहले नैना द्वारा दी गई चोट कोई मामूली चोट नहीं थी कि जिसे वह आसानी से भुला देती। नैना की तो आदत ही थी दूसरे को चोट देकर भूल जाना। अभी भी वह पिछली सारी बातें भुलाकर दिव्या से ढेरों सवाल पूछ रही थी। तभी दिव्या को अपने बेटे आयुष की याद आ गई। नैना के सारे सवाल और उत्सुकता पर लगाम लगाते हुए दिव्या ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर नैना को पकड़ाते हुए कहा, अभी तो मैं काफ़ी जल्दी में हूँ। नैना, मुझे अपने बेटे आयुष को स्कूल से लेना है। किसी दिन फुर्सत से आओ, फिर सारी बातें इत्मीनान से होंगी। आगे नैना को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना अपनी कार में बैठकर वह तेजी से चली आई और नैना अचंभित से खड़ी विस्मित नजरों से दिव्या के इस नए रूप को निहारती रह गई थी। घर पहुंचकर आयुष को खाना खिलाकर सुलाने के बाद दिव्या को कुछ ही घंटे पहले नैना से हुई मुलाकात याद आ गई। अपने जीवन के गुजरे अध्याय को याद करता उसका मन दोबारा अपने अतीत को जीने लगा था। नैना से उसकी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। वे दोनों बीएससी में वनस्पति शास्त्र की छात्राएं थी। मुजफ्फरपुर का वो जाना माना प्रतिष्ठित कॉलेज था, जहां हमेशा की तरह उस वर्ष भी विज्ञान विषय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या काफी कम थी। नैना के पिताजी का तबादला कुछ ही दिनों पहले जमशेदपुर से मुजफ्फरपुर हुआ था। जमशेदपुर के एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाली नैना स्वभाव से काफी तेज तर्रार और बेहद सुंदर थी। अपने बेबाक, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के कारण जल्दी ही वह कॉलेज में काफी लोकप्रिय हो गई थी। नैना के स्वभाव की यह उन्मुक्तता उस छोटे से शहर में रहने वाली लड़कियों को कुछ ज्यादा ही प्रभावित करती। करीब करीब सभी लड़कियां उसे अपना आदर्श मानने लगी थी। जब उसी नैना ने अपनी दोस्ती का हाथ दिव्या की तरफ बढ़ाया, तो वह मारे खुशी के उछल पड़ी थी। जल्दी ही दोनों की अंतरंगता इतनी बढ़ गई कि निस्संकोच दोनों आपस में अपनी सारी बातें शेयर करने लगी। उसी दौरान अनुराग के प्रेम में अकंठ डूबी दिव्या अनुराग से अपने एक तरफा प्रेम की सारी बातें नैना को बताती चली गई। अक्सर नैना से अनुराग पर अपने प्यार जाहिर करने के रास्ते भी पूछती रहती। तब दिव्या ये समझ नहीं पाई कि उसके कार्तिकेय से सुदर्शन प्रेमी की बातें और फोटोग्राफ्स किसी और को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। एक दिन नैना के अनुरोध पर यह सोचकर कि नैना उसकी मन की बातें अनुराग तक पहुंचा देगी, उसने नैना को अनुराग से मिलवा दिया था। सचमुच कैसी मूर्खा थी वह कि अपनी अंतरंग सहेली के मनोभाव को भी नहीं पढ़ पाई। स्थानीय कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम करने वाले सुदर्शन सौम्य, शांत और शालीन अनुराग के व्यक्तित्व में जाने कैसा आकर्षण था कि पहली मुलाकात में नैना को वह इतना भा गया कि दिव्या के दिल की बातें बताने गई नैना खुद अपना ही दिल अनुराग को समर्पित कराई थी। फिर तो तरह तरह के बहाने बनाकर अनुराग से मिलने उसके घर चली जाया करती। अनुराग का प्यार हासिल करने के लिए बड़ी होशियारी और चालाकी से अपनी योजना को वह अंजाम दे रही थी।
वही ऊपरी तौर पर काफी सीधी सादी, हंसमुख, हाजिर जवाब, कुटिल, मिलनसार और शरीफ बनी रहती। अपने इसी छल के बलबूते पर जल्दी ही अनुराग के दिल में वह उतरती चली गई थी। नैना की इन महत्वाकांक्षी, स्वार्थपूर्ण और कुटिल योजनाओं का दिव्या को तब तक आभास नहीं हुआ जब तक कि नैना और अनुराग की शादी की चर्चाएं घर घर में नहीं होने लगी। तब जाकर दिव्या को आभास हुआ कि उसकी अंतरंग सहेली ने फरेबी हथियार से किस तरह उसके विश्वास और आत्मा को छलनी कर दिया। ना जाने भगवान ने किस अपराध का दंड उसे दिया था। पूरी बात जानते ही उसका दिल छटपटा उठा। किसी ऐसे अरण्य में जाने के लिए जहां उस हृदयहीन सहेली और उसके द्वारा छीने गए उस प्यार की झलक भी न दिखे। कभी कभी जीवन में ऐसी ही गंभीर घटनाएं जाने कब घट जाती हैं जिसका आभास भी हमें नहीं होता है। ऐसी अनजाने क्षणों में घटी इस घटना ने दिव्या के पूरे व्यक्तित्व को झंझोड़ कर रख दिया था। इतने वर्षों के अंतराल और दिल में पलते प्यार को अनुराग और नैना की शादी के फैसले ने रौंद कर रख दिया था। कहते हैं प्यार में दर्द झेलने की शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। वो भी अपने दुर्भाग्य के विष को नीलकंठ की तरह निगल कर प्यार के उस चरम बिंदु पर पहुंच गई थी जहां प्रेम के लिए लोग अपने सभी सुखों का समर्पण कर देने में ही सुख का अनुभव करते हैं। अनुराग और नैना की शादी की सारी बातें तय हो चुकी थी, सिर्फ रस्मों की तिथि तय होनी थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने अनुराग के सारे सपने बिखेर दिए। जमशेदपुर में नैना के पड़ोस में रहने वाले आशीष का आईएएस के लिए चयन हो गया। वह लंबे समय से नैना से एक तरफा प्यार करता आ रहा था, पर पास में कोई नौकरी नहीं रहने और अपनी अति साधारण शक्ल सूरत के कारण नैना के सामने अपने दिल की बातें रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जैसे ही उसका चयन आईएएस में हुआ, उसने नैना के घर शादी का पैगाम भिजवा दिया। नैना की शादी के लिए इतने अच्छे प्रस्ताव पाकर नैना के माता पिता भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए। असमंजस की स्थिति से उबरने के लिए उन लोगों ने फैसला नैना पर ही छोड़ दिया कि वह किससे शादी करना चाहती है। आशा के विपरीत नैना ने अपना फैसला आशीष के पक्ष में दिया। वास्तव में जब तक आदमी का नियंत्रण अपने मन और आत्मा पर होता है, तभी तक उसके अंदर सही और गलत की पहचान होती है। नैना की महत्वाकांक्षा अनियंत्रित थी, जिस पर उसके मन और आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं था। उसने अपने लिए जो मार्ग तय किया था, वह मान प्रतिष्ठा, धन और ताकत को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला था। नैना के इस अप्रत्याशित फैसले से आहत होकर अनुराग ने जब नैना से उसकी बेवफाई का कारण जानने के लिए दबाव डाला, तब बड़ी सफाई से नैना ने अपने फैसले की सारी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर डालकर चुप्पी साध ली। अनुराग ने बहुत कोशिश की, रोया, गिड़गिड़ाया भी, पर नैना अपने फैसले पर अडिग रही। जैसे तूफान की तरह नैना उसके जीवन में आई थी, वैसे उसकी जिंदगी से निकल भी गई। कभी कभी आदमी कितना मजबूर हो जाता है कि जीवन में घटित किसी अप्रत्याशित और निर्णायक फैसले को समझना और बदलना दोनों ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ अनुराग के साथ भी हो रहा था। अनुराग समझे या न समझे, पर दिव्या को नैना के फैसले के संबंध में सब मालूम हो गया था। नैना के रिश्ते की एक बहन ने उसे सब बता दिया था। नारी का ऐसा छलनामयी और स्वार्थी रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। जल्दी ही नैना की शादी आशीष से हो गई। अपनी शादी में पूरे समय नैना हंसती मुस्कुराती रही। अनुराग के बिछोह के गम की हल्की सी लकीर भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आई। शादी के बाद सीधी सादी गऊ बनी आशीष के पीछे होली थी। पीछे जो छूट गया था, सब उसके लिए निरर्थक और निरुद्देश था। फिर भी नैना की शादी के बाद महीनों तक अनुराग उसके प्यार में दाढ़ी बढ़ाए मजनू बना फिरता रहा। समय के साथ जब थोड़ी स्थिति संभली, शांभवी ने अपनी माँ से दिव्या का लंबे समय से अनुराग के साथ चलने वाले एक तरफा प्रेम के विषय में सब कुछ बता दिया, जो अब तक शांभवी के अलावा कोई और नहीं जानता था। जैसे ही उसकी माँ को इस बात की जानकारी हुई, उसके दिल में एक आशा की लहर दौड़ गई। यही वह लड़की है जो अनुराग के जीवन में खुशियाँ वापस ला सकती है। वह खुद चलकर दिव्या के घर उसका हाथ मांगने गई थी। चार चार बेटियों और दो बेटों के बोझ तले दबी दिव्या की माँ और उसका निम्न मध्यम वर्गीय परिवार इस रिश्ते को पाकर जैसे निहाल हो उठा। पर अनुराग की माँ के जाते ही दिव्या अपनी माँ पर बिफर उठी थी। माँ,
आप अनुराग की माँ को मना करवा दीजिए। मुझे नहीं करनी अनुराग से शादी वादी। मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। दिव्या अभी कुछ और बोलती, उसके पहले उसकी भाभी मीरा उसे खींचकर अपने कमरे में ले गई। एक बात सुन दिव्या, जीवन अनुराग के साथ तुम्हें जीना है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। फिर भी मैं यही कहूंगी, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। अनुराग और तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। अभी वह झूठ सच के मोहजाल में फंसा एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में वैसे भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसकी सहायता करो। तभी भाभी की बात काटते हुए दिव्या बोल पड़ी, भाभी आप ये क्यों नहीं सोचती, वह शादी करेगा मुझसे और प्यार में डूबा रहेगा नैना के। ऐसे में उसके साथ शादी के बंधन में बंधना मूर्खता नहीं तो और क्या होगी। तुम ऐसा आंदोलित मन लेकर कुछ भी सही नहीं सोच सकोगी दिव्या। तुम तिरस्कार और उपेक्षा की भावना से कुंठित अपने मन से परे हटकर एक बार परिस्थिति का अवलोकन तो करो। तभी तुम समझ सकोगी, किसी का छोड़ा तुम्हारे हिस्से में नहीं आया है। ईश्वर ने तुम्हारे सच्चे प्यार को तुम्हें वापस लौटा दिया है। आगे बढ़कर अपने बिखरे प्यार को अपने आगोश में समेट लो। समय सब ठीक कर देगा। ना ना, वैसे मत देखो। तुमने अपने मुंह से भले ही मुझे कभी कुछ न बताया हो, पर तुम्हारी गुनगुनाती आंखों में लिखी तुम्हारे प्यार की कहानी तो मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी। अपनी न सही अपने परिवार की तो सोचो। उन्हें इस शादी से कितनी खुशी और सम्मान मिलेगा। फिर दिव्या अनुराग के साथ शादी करने से इनकार नहीं कर सकी। शादी के बाद पिछली सारी बातों को भुलाकर पूरी लगन से उसने अनुराग को अपने प्यार, स्नेह और सेवा से इस कदर सहारा दिया कि कुछ ही दिनों में उसके दिल से नैना की छवि तक मिट गई और सब कुछ सामान्य और सहज हो गया। बस एक ही बात अनुराग के दिल में हमेशा खटकती रहती, अगर वह साधारण नौकरी में न होकर आईएएस या आईपीएस अधिकारी होता तो वह प्यार में यूं ठगा नहीं जाता। अनुराग के इसी दर्द ने उसे आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उकसाया, जो धीरे धीरे उसका जुनून बन गया। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वो इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल भी हो गया। दिव्या के सच्चे प्रेम और समर्पण ने उसके बिखरे अस्तित्व को समेटकर उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। इस दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि तीसरे की गुंजाइश ही नहीं रही। जब अनुराग की पोस्टिंग दिल्ली हुई, पहली बार दिव्या ससुराल की देहरी छोड़कर पति के पास रहने आ गई। अब जबकि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही और सुखद हो गया था, आज अचानक फिर से नैना उसके जीवन में आ टपकी थी। जिस दिन दिव्या की मुलाकात नैना से हुई थी, उसके दूसरे ही दिन नैना उसके घर आ भी धमकी, लेकिन आते ही अपने स्वभाव के विपरीत चुपचाप सोफे पर बैठकर पास रखी पत्रिका के पन्ने उलटने लगी। हमेशा से चहकने वाली नैना उस दिन असाधारण रूप से शांत नजर आ रही थी, जैसे कि उसके अंदर विचारों के बवंडर उठ रहे हों। उसके मायूस चेहरे पर किसी बहुमूल्य निधि के खो देने का पश्चाताप स्पष्ट नजर आ रहा था। उसका यह हाल देखकर दिव्या को समझते देर नहीं लगी कि बाहर लगी अनुराग की नेम प्लेट पढ़कर उसे अनुराग के पद प्रतिष्ठा के साथ साथ दिव्या के साथ उसकी शादी की जानकारी भी हो गई है। नैना को इस तरह मायूस और अचंभित देखकर दिव्या का कलेजा ठंडा हो गया। हमेशा से दिव्या को तुच्छ प्राणी समझने वाली नैना को आज पता चल गया था कि दिव्या की हैसियत अब उससे कहीं भी कम नहीं है। अपनी मौका परस्ती का परिचय देते हुए जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए उसने पहले अपनी अंतरंग सहेली, फिर अपने टूट कर प्यार करने वाले प्रेमी को छला था, उस श्याम वर्णी आशीष को अपनाया था, आज वे सारे सुख मान प्रतिष्ठा दिव्या की झोली में तो खुद ब खुद आ गए थे, जिसे देखकर नैना का मन चकर घिन्नी सा घूम रहा था। खुद की गलती से ही वह अनुराग को छोड़कर अपने को ठगा सा महसूस कर रही थी आज। अभी दोनों सहेलियों के बीच औपचारिक बातें ही चल रही थी कि अनुराग भी आ गया। नैना को यूं अचानक अपने घर में देखकर थोड़ी देर के लिए वो भी अवाक रह गया। वहां गहरा सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन जल्दी ही अनुराग और नैना इधर उधर की बातों में व्यस्त हो गए। अनुराग भले ही बातों का सिलसिला जारी रखे हुए था, फिर भी उसकी आवाज और व्यवहार से झलकता अपरिचय का भाव नैना से छिपा नहीं रहा। दिव्या उठकर रसोई घर में चाय बनवाने चली गई, पर उसके कान ड्राइंग रूम की तरफ ही लगे थे। एक बार पहले भी अनुराग को नैना के हाथों वह खो चुकी थी, अब दोबारा उसे खोने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसे नैना की धीमी पर स्पष्ट आवाज सुनाई दी,
अनुराग, जो बीत गया, क्या उसे भुलाकर हम नए सिरे से अपनी पुरानी दोस्ती को कायम नहीं रख सकते? परिस्थितियां भले ही बदल गई हैं, लेकिन आज भी मैं वही नैना हूँ। फिर तुम्हारे व्यवहार में इतना परायापन क्यों और कब से आ गया? जब से तुमने आशीष से शादी कर ली। तुम्हारे शादी कर लेने के साथ ही मेरी और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। चाह कर भी तुम उस पुराने संबंधों को अब पुनर्जीवित नहीं कर सकती। सच पूछो तो आज मेरे जीवन में दिव्या के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम ये क्यों बोल रही हो? समय के साथ जीवन की प्रासंगिकता खुद ब खुद बदल जाती है। अब अगर आंखें बंद करके भी दिल की गहराइयों को टटोलता हूँ, तो पत्नी और प्रेमिका के रूप में एक ही नाम उभरता है, और वो है दिव्या का। पर यह सब तुम्हें बताकर क्या होगा? तुम क्या समझोगी प्यार को? वो तो तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र है। सच पूछो तो प्यार क्या होता है, यह मुझे भी तभी समझ में आया जब दिव्या मेरी जिंदगी में आई। उसके प्यार की शक्ति थी जिसने मेरे बिखरे अस्तित्व को समेटकर सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचा दिया है। प्यार कोई सौदेबाजी नहीं है कि फायदा और नुकसान देखकर किया जाए। वो दिव्या का प्यार ही था कि अतीत मुझे कमजोर नहीं कर सका। तुम यह सोचने की भूल मत करो कि आज भी मैं उसी मोड़ पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर थोड़ा रुककर बोला, सच पूछो तो अब हमारे तुम्हारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं निभ सकता। चाहे मैं दिव्या और अपने संबंधों को लेकर कितना भी ईमानदार रहूंगा, जाने अनजाने वह हमेशा हमारी तुम्हारी दोस्ती को लेकर आशंकित रहेगी। मेरे विचार से जब कोई रिश्ता शंका और आशंका से इस कदर घिर जाए कि उसे निभाना मुश्किल हो जाए, तो वैसे रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा होता है। और वह खूबसूरत मोड़ होगा, सिर्फ उन सुखद लम्हों को ही याद रखना जो हम तीनों की दोस्ती के यादगार पल रहे हैं, ताकि हमें एक दूसरे से नजरें चुराने की नौबत नहीं आए। तभी वहां दिव्या के साथ आकर एक लड़का तरह तरह के व्यंजनों की सजी ट्रे और चाय रख गया। एक प्लेट उठाकर नैना की तरफ बढ़ाते हुए अनुराग बोला, आओ हम तीनों मिलकर समय के परतों में दबी भूली बिसरी यादों को एक बार फिर से जी ले। देर रात तक तीनों बिना किसी को बातों से चोट पहुंचाए पुरानी यादों को ताजा करते रहे। जब रात ज्यादा हो गई, दिव्या और अनुराग साथ जाकर नैना को उसके घर छोड़ा है। हमेशा अनुराग और खुद के संबंधों को लेकर मन ही मन सशंकित रहने वाली दिव्या को शादी के बाद आज पहली बार अनुराग के साथ शादी करने के अपने फैसले पर गर्व महसूस हो रहा था। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।